तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी कोर का विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी कोर भी बोलते हैं, बेसिकली हिंदी आधार बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में हिंदी कोर बोलते हैं, ठीक है, जिसका कि सब्जेक्ट कोड आपका रहता है 302। तो इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये सैंपल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हमने कर रखा है। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंदर सेक्शन ए जो है हमारा, खंड अ जो है हमारा, पूरा कवर अप कर लिया था पार्ट 1 वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इसी सैंपल पेपर का जो खंड ब होता है, यानी सेक्शन बी जिसको आप कह सकते हैं, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए चाहते हैं कि इसी प्रकार के हम आपके लिए सैंपल पेपर लेकर के आते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपको देखता हूं वीडियो आप देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझिए, अगर अभी हम लोग अर्थ पे है ना, धरती पे, तो हमारा मोटिवेशन का लेवल मार्स पे चला जाता है, फिर मून पे चला जाता है, इतना दूर चला जाता है मोटिवेशन का लेवल। और फिर हमारे अंदर से आवाज आती है कि सर क्या कर रहे हैं आप, वीडियो बनाइए, सर बच्चे लाइक कर रहे हैं, वीडियो बनाते रहिए, आप सैंपल पेपर लाते रहिए बच्चों के लिए। तो हम आपके लिए सैंपल पेपर लाते रहते हैं, बौछार लगा देते हैं सैंपल पेपर्स की, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस को हम आपके लिए लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। 20 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कोर, और इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 302। हिंदी का जो आपका पेपर होगा हिंदी कोर का, वो 3 घंटे का होगा, और अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ये सैंपल पेपर सेट 1 है। आपको जो पेपर मिलेगा वो 4 सेट के अंदर से कोई भी मिल सकता है। बेसिकली 1 से लेकर के 4 सेट तक आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपको इनमें से कोई सा भी मिल सकता है, ठीक है। नीचे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे कोड नंबर, इस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई रहेंगी। ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है, इसी पैटर्न के अंदर। यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर बता रखा है कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ बताया है कि टोटल 14 क्वेश्चन है, लेकिन 14 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं आपके, वो अभी अब हम लोग पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको 15 मिनट का जो समय है वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलता है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश को अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, उसका एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में लग जाता है, तो उसको जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि खंड अ और ब जो है, यहाँ पर आपको सेक्शन मिलेगा, 2 खंड मिलेगा। बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, जिस इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं, हिंदी में खंड बोलते हैं, ठीक है। आपका खंड अ के अंदर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब कि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए खंड अ के अंदर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। खंड ब जो होगा उसके अंदर 7 जो प्रश्न होंगे वो निर्देशानुसार उनका जो है सो कि आपको उत्तर देना होगा 7 प्रश्नों का। और दोनों खंडों के अंदर कुल जो प्रश्न होंगे वो 13 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य है बच्चों, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको क्रम वाइज लिखे उनको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया तो 2 का आंसर दीजिए, 3 का दीजिए, इस तरह से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और खंड ब यानी जो अभी हम लोग सेक्शन देखने वाले हैं, इसके अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, मतलब कि लिख करके उत्तर आपको देना होगा, कोई भी आपको विकल्प या ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही जो आपका हिंदी कोर का पेपर होने वाला है 20 तारीख को, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12 के बच्चों का, उससे ये हिंदी का जो पेपर होगा बेसिकली उससे संबंधित ये बातें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और जो हमारा सेक्शन रह गया है यानी सेक्शन बी, तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ब के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग खंड ब करेंगे। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन या विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। 3 के बजाय यहाँ 4 दे दिया है। इनमें से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख काइंड ऑफ समझ सकते हैं आप, निबंध टाइप का आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, पर्यावरण की चिंता और भारत ई शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए लाभ या हानि, या अंतरिक्ष के रहस्य उजागर करने को आतुर विज्ञान। तो इनमें से किसी एक पर भी आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो ये क वाला यानी जो पहले वाला है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, इसके ऊपर मैंने आपको लिख करके दिखाया है कि आप कैसे लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका टाइटल आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसके बारे में जो भी चीजें आपको पता है वो यहाँ पर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि कंप्यूटर आधुनिक तकनीकी जो है उसका एक महान खोज है। यह कम समय और कम श्रम शक्ति उच्च स्तर का परिणाम प्रदान करता है। ठीक है, यानी कम ताकत लेकर के भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देने का प्रयास करता है। एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आपके लिए जो ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, जो यूट्यूब पे अभी अपलोड होगा, जिस पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं कंप्यूटर की मदद से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। सोचिए कितना ज्यादा मददगार है ये। कंप्यूटर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीजें कर सकते हैं। तो आधुनिक युग में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, लोग चुटकियों में किसी भी सेवा, उत्पाद या दूसरी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगे इंटरनेट के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको मान लीजिए कोई नया फोन खरीदना है, तुरंत आप क्या करते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का सेल का वेट करते हैं। अच्छा ये फोन है 5000 सस्ता मिल रहा है, चल खरीद ले। तो सेल का वेट कर रहे हैं, आपने सामान खरीद लिया, कोई भी सामान आपको खरीदना हो। यहाँ तक कि आज के टाइम पे तो कोई छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो कंप्यूटर इसमें एक अहम रोल अदा करता है, या फिर प्ले करता है, आप कह सकते हैं। और क्या होता है भैया, और घर बैठे ही डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग अपने बच्चों के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई से संबंधित कार्य बच्चे कर सकें। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने तथा बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होता है। ईमेल, वीडियो कॉल का उपयोग कर हम काफी कम समय में अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता या किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है घर बैठे कोई भी सामान का डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं अपने बच्चों को। कई लोग क्या करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप देते हैं, मतलब कंप्यूटर देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ इसमें हम लोग ईमेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में। आपने फोन में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल तो किया होगा, फोन में छोटा दिखता है, कंप्यूटर में करोगे वीडियो कॉल तो बड़ा दिखेगा। ठीक है, और मजा आता है कंप्यूटर में वीडियो कॉल करने पे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप दूर रह करके भी अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के समय में इसका इस्तेमाल परीक्षा, मौसम, शिक्षा आदि में किया जाता है। आज के टाइम पे एग्जाम भी जो कई सारे कंडक्ट होते हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, वहां पर कंप्यूटर पे आपका जो है एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, मौसम, शिक्षा वगैरह के बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कल मौसम बारिश वाला होने वाला है तो कंप्यूटर की मदद से हमें पता चल जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल खातों, स्टैंप, जो है सो कि चालान और पेरोल इत्यादि को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका अकाउंट होता है वो भी कंप्यूटर की मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके लिख सकते हैं आपका बैंक का नाम और नेट बैंकिंग, वहां से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ यूजेस है यार कंप्यूटर के। ठीक है, साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि हम यह भी देखते हैं कि आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य हो या फिर कहीं यात्रा करने के लिए टिकट ही क्यों ना बुक करना हो। इन सभी में कंप्यूटर हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। आप पहले देखते होंगे कि आपको अगर ट्रेन की टिकट बुक करानी है, आपने तो शायद ना देखा हो, लेकिन आपसे पहले वाली जो जनरेशन है यानी आपके पिताजी जो होंगे, उनसे कभी पूछिएगा कि टिकट बुक कराने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था पहले, क्योंकि पहले ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। पहले जाइए लंबी लंबी लाइनों में लगी टिकट बुक कराइए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ऑनलाइन का जमाना है। आप कंप्यूटर से घर बैठे आराम से टिकट विकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सरकारी क्षेत्र है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लग गया है। आधुनिक युग में कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि भविष्य की कल्पना बिना कंप्यूटर के की ही नहीं जा सकती। आज के टाइम पे कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना कि अगर हम लोगों को भविष्य के बारे में सोचना है ना कि ह्यूमंस जो इंसान है उनका भविष्य कैसा होगा, तो बिना कंप्यूटर के पॉसिबल ही नहीं है हम लोग अपना भविष्य को
प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो मैंने आपको आधुनिक युग में कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताया। आप अपने हिसाब से कुछ और बातें ऐड ऑन करके भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक जो है सो कि द्वंद्वों के विवरण के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में काफी समस्या आती है। इस कथन के संदर्भ में नाट्य रूपांतरण की किन्हीं 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जब नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो उसकी कोई 3 चुनौतियां आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, उसका क्या करना है, आपको उसका एक्ट करके दिखाना है, एक्टिंग करके आपको दिखाना है। तो उसमें काफी समस्याएं आती है। तो वो क्यों आता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां, पात्रों के मनोभावों को देखना पड़ता है, मानसिक द्वंद्व जो होते हैं उनके दृश्यों को देखना पड़ता है, पात्रों की सोच के प्रस्तुतिकरण की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ईदगाह कहानी का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे ख में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो जो है ना वो श्रव्य माध्यम है या ध्वनि के माध्यम से ही संप्रेषित करता है, इसलिए नाटक में ध्वनि संकेतों का विशिष्ट महत्व है। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता स्पष्ट करते हुए कोई 3 बिंदु मतलब यहाँ पर अवश्य लिखिए। कहने का मतलब ये है कि रेडियो के बारे में आपको बताना है। उसमें जब नाटक वाटक होता है ना हमारा, तो उसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, उसका क्या महत्व होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्व यानी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो है आपका मंच नाटक लेखन, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाटक लेखन में काफी समानता होती है। रेडियो में ध्वनि प्रभावों व संवादों के जरिए ही दृश्य का माहौल पैदा किया जाता है, यानी आवाज से ही दृश्य का माहौल पैदा करना। जैसे होता है ना, आपका मान लीजिए आपके दोस्त का फोन आया और आपका दोस्त क्या बोल रहा है, भाई भाई मेरा क्या होगा यार। जैसे आपने एक इंस्टाग्राम पे रील भी देखा होगा कि उसमें बोलता नहीं है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को रात में जैसे कि फोन करता है और बोलता है कि भाई भाई मेरा क्या होगा यार, तो दूसरा दोस्त बोलता है चुपचाप सो जाओ और मेरे को भी सोने दे। ठीक है, तो उस दोस्त ने क्या समझा कि उसका अगला वाला दोस्त परेशान है। कैसे समझा, उसने उसका चेहरा तो देखा नहीं, उसकी आवाज से पहचाना। तो उसी प्रकार से रेडियो में ध्वनि प्रभाव व संकेतों के जरिए दृश्य का माहौल पैदा किया जाता है, यानी आवाज के जरिए ना एक इमेजिनेशन पैदा किया जाता है कि इस बंदे के अंदर ये फीलिंग चल रही होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसीलिए संवाद व ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दृश्य की जगह जो है कि कट हिस्सा लिखा जाना और दृश्यों को ध्वनि संकेतों से दिखाया जाना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों का महत्व। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग में क्या क्वेश्चन पूछा है कि रटत या कुटेव को बुरी लत क्यों कहा गया है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर रटत का अर्थ है, रटंत का अर्थ है आपका दूसरों के द्वारा तैयार सामग्री को याद करके ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर देने की आदत जो है कि लत कहे जाने का लिए कारण कुछ इस प्रकार से। कहने का मतलब यह है कि रटंत जैसे होता है ना कि एक बंदे ने कुछ एक क्वेश्चन लिखा और पूरी क्लास उस क्वेश्चन को क्या कर रही है, कॉपी कर रही है। ठीक है, तो क्या कर रही है, पूरी क्लास उस कॉपी मतलब उस क्वेश्चन को रट रही है ना एक तरह से। और रटने से ये एक बहुत कह लीजिए खराब आदत है। क्यों, क्योंकि असली अभ्यास का मौका नहीं मिलता आपको, खुद से प्रैक्टिस करने का, अपने क्वेश्चंस का, अपनी चीजों का प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। आप बस रट रहे हैं उस चीजों को। भावों की मौलिकता समाप्त हो जाना, चिंतन शक्ति क्षीण होना, यानी आप कुछ सोच नहीं रहे, बस वो जो लिखा हुआ है उसको रट रहे हैं। तो रटने से कुछ नहीं होता है भाई। सोचने की क्षमता में कमी होना, दूसरों के लिखे पर आश्रित होना। जब आप रटते हैं तो सिर्फ दूसरे बंदा जो कुछ लिख रहा है उसी के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि ये एक लत है, ये रटने की आदत। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। नए विषयों पर विचार अभिव्यक्ति से मानसिक और आत्मिक विकास होता है, यानी अगर आप कोई नए विषयों पर सोचते हैं तो इससे आप इन चीजों से बच सकते हैं, नए विषयों पे आपको काम
करना होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको लिखने हैं। 3 यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन जो आप लिखेंगे कम से कम 80 शब्द में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है, इस शैली का नाम बताते हुए समाचार लेखन की इस शैली को स्पष्ट करना है। तो देखिए समाचार जो होता है ना, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए बच्चों। ये मैंने आपके समझाने के लिए बनाया है। ये मान लीजिए अखबार के 3 पेज है, ठीक है। क्या है, अखबार के 3 पेज। पहला जो पेज होता है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रखी जाती है, जो सबसे टॉप न्यूज होता है ना, वो यहाँ पर रखा जाता है पहले पेज पे। दूसरा जो पेज होता है उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज हम दूसरे पेज पे छापते हैं अखबार के अंदर, और जो तीसरा पेज होता है उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज तीसरे पेज पे छापते हैं। और जो न्यूज का सिलसिला है वो इसी तरह से चलता रहता है जब तक आपका वो अखबार यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता है। समाप्त इन द मीन्स कि अखबार के सारे पेज खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ये जो सिलसिला होता है इसको उल्टा पिरामिड शैली बोला जाता है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण खबर या इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले पेज पे छापा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपका समाचार या वो खबर खत्म नहीं हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा उल्टा पिरामिड शैली। अब जो किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ। पर आप देख सकते हैं बच्चों, किताबी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि समाचार लेखन की एक विशेष शैली का नाम उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे पहले दी जाती है, उसके तत्पश्चात उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार जो है वो लिए जाते हैं। इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन समाचार प्रस्तुति के 3 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो बीट रिपोर्टिंग होता है उसके अंदर संवाददाताओं का काम के हिसाब, मतलब उनके ज्ञान और उनकी नॉलेज जो होती है और उनका इंटरेस्ट जो होता है उसके हिसाब से उनका काम जो होता है ना, उसका विभाजन कर दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट रिपोर्टिंग बोलते हैं। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग आपका क्या होता है, इसके अंदर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या कोई एक आपका विषय हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर एकदम डीप में जाकर, गहराई में जाकर के लिखा जाता है, उसको विशेषीकृत रिपोर्टिंग बोलते हैं। वही चीज आपका यहाँ किताबी लैंग्वेज में दे रखा है कि बीट रिपोर्टिंग को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग को विशेष संवाददाता कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग को अपने क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होने ही पर्याप्त होता है। यानी जो बंदा बीट रिपोर्टिंग कर रहा है या बीट रिपोर्टर जो है बंदा, उसका अपने क्षेत्र, अपने सेक्टर के अंदर सिर्फ जानकारी है और इंटरेस्ट है, वही चीज मतलब काफी होता है। उसे केवल सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर जो होता है उसको अपने विषय क्षेत्र की घटना, मुद्दों व समस्याओं का बारीक विश्लेषण करके उसका अर्थ भी स्पष्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए एक विशेषीकृत रिपोर्टर है जो अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखता है चीजों को, तो उसको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अडानी के बारे में अभी जो चीज हुआ था, तो अगर कोई विशेषीकृत रिपोर्टिंग लिख रहा है अपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अडानी ग्रुप का ये जो हुआ है, हिंडनबर्ग ने जो काम किया था उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखेगा कि अडानी जी का पूरा नाम क्या है, उनके जो कंपनियों में क्या हेरा फेरी हुई, फलाना ढिकना। सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ विशेषीकृत रिपोर्टिंग में पूरा डिटेल में लिखेगा, लेकिन जो आपका बीट रिपोर्टर होगा वो नॉर्मल सामान्य खबरें ही लिखता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर है बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता जो है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होना ही पर्याप्त होता है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और सामान्य
समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना आवश्यक होता है। यानी जो बीट रिपोर्टर होता है वो नॉर्मल खबरें, नॉर्मल जानकारी के आधार पर अपना छाप देता है, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टर होता है ना, वो सामान्य खबरों से आगे बढ़कर विशेष क्षेत्र में अपना विशेष घटना, मुद्दों, समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण करना उसको जरूरी होता है। हर एक चीज का डिटेल से जरूरी से मतलब डिटेल में उसका विश्लेषण करना ही करना है, एनालिसिस करना ही करना है, तभी वो चीजों को छाप सकता है। क्योंकि वो कौन है? वो आपका विशेषीकृत रिपोर्टर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर रहा है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग से संबंधित उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, आप इनसे संबंधित एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फीचर क्या होता है। फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो देखिए फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है, जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, साथ ही साथ मुख्य रूप से उनका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना होता है। यानी कि फीचर क्या होता है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है, जिसका उद्देश्य होता है, ये यहाँ पे आत्मनिष्ठ आएगा, ध्यान रखिएगा, आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, शिक्षित करना, और मेन काम क्या होता है फीचर का? वो मनोरंजन करना, जो उसको पढ़ने वाले हैं उनको एंटरटेन करना, ये फीचर का मेन काम होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता है। समाचारों से विपरीत फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टि और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर लेखन कथात्मक शैली में किया जाता है। यानी फीचर के अंदर न्यूज के जैसा नहीं कि जो तत्कालिक घटना घटा वो तुरंत छाप करके अगले दिन प्रस्तुत कर दो, ऐसा नहीं होता है। फीचर में जो लेखक होता है उसको पूरा छूट दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को लिख सकते हैं, इसके अंदर जगह दे सकते हैं, और पूरी तरह से ये पाठकों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, क्योंकि पाठकों को सूचना भी देना है, शिक्षित भी करना है, और साथ ही साथ मेन चीज जो है मनोरंजन, पाठकों का मतलब पढ़ने वाला जो होता है उसका मनोरंजन करना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आगे हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि जो आपकी बुक है उसमें जो काव्य खंड है उस पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क में क्या पूछ रहा है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। तो इसमें जो कवि है वो इस बात पर जोर देते हैं कि कवि का सांसारिक कठिनाइयों से जुड़ने पर भी इस जीवन से प्यार करना। यानी कवि जो है यहाँ पर वो सांसारिक कठिनाई है, संसार के अंदर जो कठिनाइयां हैं उससे तो जूझ ही रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए, जिंदगी में परेशानी उरेशानी आता ही रहता है, लेकिन फिर भी अपनी जीवन से प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है भाई, एक लाइफ है, तो जिंदगी में परेशानी आना ही आना है। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जीवित है इस धरती पर, तब मतलब पैदा होने से लेकर के जब तक आप जीवित है, इस दौरान जिंदगी में कठिनाई आएगा ही आएगा। तो उससे आपको जूझना भी है, मतलब उससे लड़ना भी है, एक तरह से उनका सामना भी करना है और जीवन से प्यार भी करना है। तो कवि भी यहाँ पर हमारा आत्म परिचय कविता में यही कह रहा है, जीवन के परस्पर विरोधी बातों के बारे में, और अपना सामंजस्य बैठा रहा है उनसे। संसार और विपरीत परिस्थितियों की परवाह न करना। संसार जो है, संसार क्या बोलता है क्या नहीं कहता है उसकी परवाह मत करो, और जो विपरीत परिस्थितियां आती है, कठिन परिस्थितियां आती है, उसकी परवाह मत करो, उनका सामना करो। उसे संसार का अपूर्ण लगना और अपने सपनों का अलग ही संसार लिए फिरना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आत्म परिचित कविता के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचनाकर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। यानी रस का जो अक्षय पात्र है उससे कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, कि क्या विशेषताएं हैं रचना कर्म की। तो देखिए, रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता है, साथ ही साथ रचना आपका जो कर्म होता है वो जो है सो कि नाशी और कालजयी होता है। साथ ही साथ बताया गया है कि कवि की रचनाएं हमेशा अमर रहती है, पाठकों को अच्छा संदेश और जीवन में सही मार्ग दिखाती है। बार बार पढ़े जाने पर भी कविता का रस समाप्त नहीं होता है या होना चाहिए, इस तरह से चीजें आ जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण रचना कर्म को रस का अक्षय पात्र कहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको
देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव से क्या तात्पर्य है, छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, विप्लव रव से कवि का तात्पर्य क्रांति से, यानी एक जो क्रांति आता है ना, उससे तात्पर्य है, रिवोल्यूशन से तात्पर्य है। क्रांति गरीबों जो लोग होते हैं या आम जनता में जोश भर देता है। जो क्रांति होता है ना, गरीब जनता में, आम जनता में जोश भर देता है। बोलते हैं यार तुम सब ये सब कर सकते हो, तो लोगों के अंदर क्या हो जाता है, जोश आ जाता है। गरीब और आम जनता ही शोषण का शिकार होती है। गरीब और आम जनता जो होती है, उन्हीं का बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग शोषण करते हैं, क्योंकि वो अमीर और अमीर हो सके और गरीब हो सके, ये वो चाहते हैं। समाज में क्रांति इन्हीं से आरंभ होती है, इसीलिए यही क्रांति के जनक होते हैं। अगर समाज के अंदर कोई रिवॉल्यूशन आता है तो आम जनता, गरीब जनता से ही आता है, जल्दी कोई अमीर रिवॉल्यूशन लेकर के नहीं आता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्रांति का जनक। क्रांति का आगाज होते ही नए और सुनहरे भविष्य के सपने सजोने लगते हैं। जैसी क्रांति का आगाज होता है कि चलो इसके खिलाफ क्रांति हो गई है, तो ये क्या करते हैं, नए और सुनहरे भविष्य के जो सपने होते हैं उसको सजोने लगते हैं कि भविष्य में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जिसकी चमक इनके चेहरे पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है, या होता है कह सकते हैं, जो उनके चेहरे पर दिखने लग जाता है। साथ ही साथ इसीलिए छोटे ही क्रांति विप्लव रव के समय शोभा पाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए बच्चों 11वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोल रहा है काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? तो बच्चों का उड़ान से संबंध की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को पतंग का बहुत प्रिय होना, यानी बच्चों को पतंग बहुत ज्यादा प्यारा है। आकाश में उड़ती पतंगे देखकर बच्चों के मन का उड़ान भरना, जो बच्चे आकाश में जो पतंगे उड़ रही होती है उनको देख करके बच्चों का मन भी एकदम आसमान में उड़ने लग जाता है। पतंग की भांति बाल, जैसे कि बाल मन का ऊंचाइयों को छूने की चाह। पतंग जैसे आसमान में उड़ता है वैसे ही बच्चे चाहते हैं कि वो भी एक टाइम पे आसमान को छुएं। आसमान से पार जाने की चाह होती है। पतंग की उड़ान का बच्चों के रंग बिरंगे सपनों के समान होना और बालकों का मन चंचल होना। बालकों का मन क्या होता है, चंचल होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे, वो आपको बताना है। बिल्कुल एकदम मस्त क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर हमसे कि एक तो बात जो होता है और दूसरा भाषा जो होता है, ये परस्पर जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी लगने लग जाती है या टेढ़ी हो जाती है। वो आपको बताना है कैसे। तो वो देखिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। बात भाव है और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। यानी जो आप बातें बोल रहे हैं वो आपका भाव है। आपका भाव कैसा है, गुस्से वाला भाव है या फिर नरम भाव है, वो एक भाव है। और भाषा उसको प्रकट करने का माध्यम, एक जरिया है जिससे अपनी बातों को आप प्रकट कर सकते हैं। बात और भाषा में चोली दामन का साथ है। कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है या होने लग जाता है। मनुष्य का शब्दों के चमत्कार में उलझकर इस गलतफहमी का शिकार होना कि कठिन और नए शब्दों के प्रयोग से अधिक प्रभावशाली ढंग से बात कही जाती है। भाव को भाषा का साधन बना लेना और भाव की अपेक्षा भाषा पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण भाव की गहराई समाप्त होना, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली के छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कवितावली के अनुसार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समकालिक समाज का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ गरीबी के कारण लोगों द्वारा अपनी संतान तक को बेच देने का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग इतने ज्यादा गरीब थे कि उन्होंने अपने संतानों तक को बेच दिया। दरिद्रता रूपी रावण का हाहाकार देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। और साथ ही साथ किसानों की हीन दशा का मार्मिक चित्रण या मार्मिक वर्णन देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, ये आप लिख सकते हैं कवितावली के अनुसार से। उनको पता था अपने समय की बहुत सारी बातें। तो ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको लिखने हैं और एक प्रश्न जो आप लिखेंगे कम से कम उसका आंसर 60 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ 12वें का पहला क में कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, बस देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति और इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, उचित स्पष्टीकरण पर उचित अंक दिए जाएं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म नहीं देखता है, क्षेत्र नहीं देखता है, सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति देखता है, परचेजिंग पावर को देखता है। बाजार ये नहीं देखता कि किसी की जो लिंग है यानी कौन सा जेंडर है, उसका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या धर्म क्या है, कहां से आता है, ये नहीं देखता। बाजार सिर्फ ये देखता है कि बंदे का अंदर क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है, क्या चीज वो खरीद सकता है, क्या वो 1 लाख का आईफोन खरीद सकता है, कि क्या वो 2000 के नोकिया वाला फोन ही खरीद सकता है। तो वो ये चीजें देखता है बाजार। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द है, हिंदू है या मुसलमान है, उसकी जाति क्या है, या वह किस क्षेत्र से विशेष से है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक है, यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति एक कस्टमर है। आज जबकि जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव है, ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। आज के टाइम पे बाजार हर एक को एक जैसा ही मानता है। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय, उसे तो ग्राहक चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी हो। बाजार का एक ही काम है। देखो, बाजार में आप जाते हैं तो वहां पर लोगों का क्या काम होता है, चीजों को बेचना। चाहे कोई भी ग्राहक आ जाए, सामान तो उसको बेचना ही बेचना है। इस प्रकार यह सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है, मतलब समाज में एक तरह से समानता भी ला रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुटून के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो कहानी में मतलब कहानी के आरंभ में लुटून के माता पिता चल बसना और सास द्वारा पालन पोषण किया जाना, यानी उसकी जो सास थी उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाना। स्टार्टिंग में उनके माता पिता चल बसे थे, फिर उनकी जो सास थी उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। कहानी के मध्य में दंगल जीतकर उसका मशहूर पहलवान बन जाना, सुख सुविधा के सब जैसे कि सामान पास होना, 2 जवान बेटों का पिता बन जाना, पर पत्नी का स्वर्ग सिधारना, कहानी के अंत में है जैसे कि हैजे से दोनों बेटों की मृत्यु और स्वयं भी हैजे का शिकार होकर संसार से चला जाना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुटून के जीवन में परिवर्तन क्या क्या आए। तो इस तरह से अंतर हमें मतलब एक तरह से परिवर्तन देखने को मिला। स्टार्टिंग में ही माता पिता चल बसे, फिर धीरे धीरे सास ने पालन पोषण किया, फिर यहाँ पर पहलवान वाली बात आ गई, फिर हैजा से निकल लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके आगे देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है, क्या यह स्थिति आज भी है, ये आपको स्पष्ट करना है। यानी जाति प्रथा आप देखते होंगे ना, ये चीज आती है कि तू छोटी जाति का है, तू नीची जाति का है, तू बड़ी जाति का है। ये चीजें बेरोजगारी और भूखमरी का भी कारण बनती जा रही है, क्या यह स्थिति आज भी है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, जाति प्रथा के बंधन के कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए एक बंदा कुम्हार में पैदा हो गया तो बोला जाएगा कि तू मिट्टी के बर्तन बनाएगा, एक बंदा लोहार में पैदा हो गया तो बोला जाएगा कि तू क्या करेगा, यहाँ पर जो लोहार वाले काम होते हैं वो करेगा। एक बंदा पंडित में पैदा हो गया, ब्राह्मण में पैदा हो गया तो उसको बोला जाता है कि तू भाई यहाँ पर पूजा पाठ ही कराएगा। यानी कि जाति प्रथा के नाम पर क्या बोला जाता है कि मनुष्य अपना पेशा, अपना जो उसका काम है उसको वो नहीं बदल सकता। इसी कारण उसे भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। जाति प्रथा पैतृक पेशा अपनाने पर जोर देती है, भले ही वह इस पेशे में पारंगत हो या फिर ना हो। कहने का मतलब यह है कि जाति प्रथा के अंदर मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ किसी घर में तो उसको बोला जाता है कि तुम अपने पिताजी वाला ही काम करो। जैसे तुम्हारे पिताजी किसानी का काम करते हैं, तुम भी किसान बनो। तुम्हारे पिताजी अगर कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, तो तुम्हें भी वही करना है, तुम अलग काम नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। जाति प्रथा व्यक्तियों को पेशे विशेष से बांध कर रखती है, कोई एक स्पेसिफिक पेशे से बांध करके रखती है, एक ही काम करने देती है, जो समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनता है। आज समाज की स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। आज देखेंगे आप चेंजेस आ रहा है। आज यहाँ पर देखेंगे जैसे शहरों में देख लीजिए, जाति प्रथा के नाम पे उतना कुछ नहीं होता है। आज व्यक्तियों को अपना पेशा चुनने और बदलने का अधिकार है। आज के टाइम पे जाति प्रथा उतना ज्यादा वैल्यूएबल। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 13वें का पहला क्या पूछ रहा है
कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना। तो वो इसलिए माना क्योंकि सन्यासी की तरह ही सुख दुख की परवाह नहीं करता था वो। यानी एक जो सन्यासी होता है ना, वो सुख दुख की परवाह नहीं करता है। जैसे कि आज जैसे आपका शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में आप देखेंगे जो शंकर भगवान जी जो है, शिव जी जो है, वो एक सन्यासी माने जाते हैं। तो वो सुख दुख की परवाह करते नहीं है। जो सन्यासी बन जाते हैं ना, वो सुख दुख को बिल्कुल त्याग देते हैं। साथ ही साथ जीवन की अजेयता के मंत्र की घोषणा करना, जैसे कि बाहर की गर्मी धूप बारिश से प्रभावित ना होना। आप देखिए शिव जी को ले लीजिए, वो कहाँ हिमालय पर तपस्या करते थे, वहां पे इतनी ठंड, आदमी का जाने में ना एकदम हमारे गांव की देसी लैंग्वेज बोलते हैं हाड़ हिल जाना, एकदम हिल जाएगा आदमी। तो ऐसा ठंड में भी जो भगवान शंकर जी है वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। तो सन्यासी भी यही करता है, धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में अजय जीवन व्यतीत करना और साथ ही साथ भावनाओं की भीषण गर्मी में भी अजय रहना। तो इन कारणों के कारण आप कह सकते हैं कि लेखक ने शिरीष कालजयी अवधूत जो था उसको सन्यासी की तरह माना था। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, गांव के लोगों का किशोर लड़कों की उछल कूद से चिढ़ना होता था और उनकी वजह से होने वाले सड़क जो होता था ना, उस पर कीचड़ हो जाता था, चिढ़ना हो जाता था। इंद्रसेन कहे जाने के कारण जो है भगवान इंद्र से वर्षा की विनती करना और स्वयं को इंद्र की सेना के जैसे कि सेनानी मानना था। कहने का मतलब ये है कि देखिए मेढक मंडली क्यों कहते थे, मेढक मंडली इसलिए कहते थे क्योंकि ये उछल कूद बहुत करते थे गांव के लोग, बच्चे जो है, ठीक है, और गांव के लोग इसलिए इनको मेढक मंडली कहते थे। उछल कूद करने के कारण कीचड़ हो जाया करता था। और यहाँ पर यह टोली इंद्रसेन कहकर, मतलब इस टोली को इंद्रसेन कह करके बुलाया जाता था, वो इसलिए क्योंकि इंद्रदेव के कारण ही वर्षा होती है। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि जब भी वर्षा नहीं होती है तो इंद्र भगवान को बोला जाता है कि हे इंद्र भगवान बारिश कर दीजिए, हमारे फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, तो बारिश होती है। तो इन लोगों को क्या माना जाता था, इंद्र भगवान की सेना माना जाता था, एक तरह से जो होते हैं ना इंद्र भगवान की सेना, उस टाइप के, इसलिए इनको इंद्र सेना भी बोला जाता था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए भक्तिन भोली भाली बुद्धिमान सेवा भाव वाली थी, किंतु उसकी भक्ति में कुछ दुर्गुण भी थे। यानी भक्तिन जो थी वो बहुत भोली भाली थी और सेवा भाव वाली थी, बहुत सेवा करने वाली थी, लेकिन उसकी जो भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, उसके अंदर कुछ दुर्गुण थे, यानी अच्छे गुण नहीं थे। जैसे पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा कर रखना, ये उसका एक दुर्गुण था, अच्छा गुण उसका नहीं था, खराब बातें थी। लेखिका ने बेवजह तर्क वितर्क करना, लेखिका जो थी उससे बेवजह वह तर्क वितर्क करा करती थी। लेखिका से झूठ बोलना, शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या अपने अनुसार करना, शास्त्रों में लिखी हुई जो बातें थी उसकी व्याख्या वो अपने हिसाब से करती थी, जो कि गलत माना जाता है। तो इन कारणों की वजह से आप कह सकते हैं कि भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन हुआ क्योंकि उसमें दुर्गुण का, मतलब जो गुण होते हैं उनका अभाव है, कई सारे दुर्गुण हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा हिंदी का जो सैंपल पेपर था वो समाप्त होता है, हिंदी कोर का। हमारा यहाँ पर जो पहला सैंपल पेपर था हिंदी का, हमने ये कोर का समाप्त कर दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।